हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक ओवरव्यू लेने वाले हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है या कॉन्ट्रैक्ट क्या है या जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसकी क्या रेलेवेंस है, उसका क्या पर्पज़ है, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, एक बेसिक क्वेश्चन कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली क्या है। तो इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर एक लड़का है, इसका नाम हम चिंटू रख देते हैं। चिंटू जाता है ग्रोसरी शॉप पर, किराने की दुकान पर जाता है ये, और किराने की दुकान पर जाकर बोलता है अंकल जी को कि मुझे कुरकुरे चाहिए। तो किराने की दुकान पर जो अंकल जी होते हैं वो चिंटू को कहते हैं कि आप मुझे 10 रुपीज़ दो, 10 रुपये दो, मैं आपको कुरकुरे दे देता हूँ। तो चिंटू वहाँ पर 10 रुपये दे देता है। किराने पे जो शॉप पे अंकल होते हैं वो चिंटू को कुरकुरे दे देते हैं। यहाँ पर जो चिंटू ने किराने की दुकान पर बोला कि मुझे कुरकुरे चाहिए, और बदले में जो अंकल जी ने 10 रुपीज़ लिए, उसे 10 रुपये लिए और कुरकुरे दे दिए, ये जो ट्रांजैक्शन है दिस इज़ कॉन्ट्रैक्ट में। इसी तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम मार्केट में कपड़े लेने जा रहे हैं, दैट इज़ वन फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये जो एग्जांपल दिया मैंने, ये ओरल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल था। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के भी काफ़ी सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि जब कोई पर्सन गाड़ी खरीदने जाता है या कोई पर्सन कभी घर खरीदता है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोई गाड़ी खरीदने जा रहा है तो जिस भी शोरूम पे जाएगा वो, फॉर एग्जांपल अगर महिंद्रा की गाड़ी खरीदनी है आपको, तो अगर आप जाओगे तो वहाँ पर काफ़ी सारे सिग्नेचर्स लिए जाएंगे आपको, तब जाके गाड़ी की सेल आपको होगी, और फिर आप पेमेंट करोगे तब जाके गाड़ी की सेल होगी। वो एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा। वैसे ही अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को घर बेच रहा है, तो घर बेचने के टाइम पे सेल डीड एग्जीक्यूट होती है, तो वो भी रिटर्न में होता है। तो जो सेल डीड एग्जीक्यूट होती है, सेल डीड भी जो होती है वो रिटर्न में होती है, तो वो भी एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है। तो कॉन्ट्रैक्ट ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। और एक और बात कि कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस 2 पार्टीज़ ही होंगी। इस कॉन्ट्रैक्ट में भी 2 पार्टीज़ ही, अगर घर बेचना है किसी को तब भी 2 पार्टीज़ होंगी, या गाड़ी जब आप खरीद रहे हो तब भी एटलीस्ट 2 पार्टीज़ होंगी। 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट मिनिमम 2 पार्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। अब नेक्स्ट आते हैं कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर कि ये किसका वर्क है, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को तैयार किसने किया था। सर जेम्स एफ स्टीफन ने। ये इनैक्ट कब हुआ था? 25 अप्रैल 1972 को, और एनफोर्स कब हुआ था? 1 सितंबर 1872। एनैक्ट और एनफोर्स में डिफरेंस ये होता है कि एनैक्ट का मतलब होता है जब कोई एक्ट बनकर तैयार हो जाए, उसको एनैक्ट बोलते हैं, और एनफोर्स का मतलब होता है कि जब वो लागू होने लग जाए। तो लागू जब हुआ था वो पूरे इंडिया पर, या जो भी उस टाइम टेरिटरी थी इंडिया के अंडर, क्योंकि 1872 का एक्ट है, काफ़ी पुराना एक्ट है, तो जब लागू हुआ था वो डेट होती है एनफोर्समेंट डेट। अब बाइफर्केशन है सेक्शंस का। सेक्शन जो 1 to 75 है, ये जनरल प्रिंसिपल्स है कॉन्ट्रैक्ट के। फर्स्ट पार्ट ये है कॉन्ट्रैक्ट का, सेकंड पार्ट ये है, विच विल कंसिस्ट ऑफ सेक्शन 124 टू सेक्शन 238। अब जो ये सेक्शंस हैं एंड ये सेक्शंस हैं, ये रिपील हो चुके हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, ये रिपील हो चुके हैं, मतलब कि डिलीट हो चुके हैं। एंड ये जो सेक्शंस हैं ये अब पार्ट बन चुके हैं। सेक्शन 76 से 123 पार्ट हैं सोगा के। सोगा मीन्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट। एंड जो सेक्शन 239 से 266 हैं ये पार्ट बन चुके हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। पहले ये जो दोनों एक्ट थे ये अलग नहीं थे, अब ये अलग एक्ट्स हैं। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक अलग कानून है, वैसे ही ये दोनों जो एक्ट हैं, जो लॉ हैं, ये भी एक अलग कानून बन चुके हैं। पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा थे। ऐसा इसलिए हुआ था बिकॉज बहुत सारे सेक्शंस हो गए थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बहुत ज़्यादा बल्कि हो गया था ये, एंड इनके लिए अलग एक्ट्स की भी रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पर। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट एग्जैक्टली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ फॉर, मतलब एक क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वर्किंग क्या है, ये है ही क्यों, अगर ये ना भी होता तो क्या फ़र्क पड़ता, ये है तो इसका पर्पज़ क्या है, किस लिए है ये, तो वो समझते हैं। एक तरीके से इसकी वर्किंग क्या है वो समझते हैं। कि एग्जांपल्स दूंगा बिकॉज आप धीरे धीरे जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लोगे तब आपको सब कुछ समझ आएगा कि ये किस लिए। बट यहाँ पर एक ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो ओवरव्यू मैं देने वाला हूँ। यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर ये वही चिंटू है, अब ये बड़ा हो चुका है, पहले एक कुरकुरे खरीदता था, अब ये घर खरीदेगा। तो चिंटू है यहाँ पर, चिंटू जो है ये घर खरीदना चाहता है, ये वाला। ये घर का ओनर कौन है? ये अंकल जी इस घर के ओनर है। तो ये चिंटू जाता है अंकल जी के पास कि अंकल जी मुझे आपका घर खरीदना है, ये वाला, आप क्या बेचोगे ये घर? अंकल जी हाँ कर देते हैं। तो अंकल जी कहते हैं ठीक है मैं बेचूंगा। तो इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन होता है। पहले अमाउंट होती है 55 लाख,
डिसाइड होता है कि 50 लाख में अंकल जी चिंटू को ये घर बेच देंगे। तो चिंटू दे रहा है 50 लाख रुपीस एंड अंकल जी अपना घर दे रहे हैं। तो यहाँ पर इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पर क्या बताएगा कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या फिर नहीं है। तो आप कहोगे कि वैलिड क्यों नहीं है, अब घर बेच रहा है, ये घर बेचना क्या इलीगल थोड़ी है, बिल्कुल वैलिड होगा। पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर्कमस्टांसेस बताता है कि कब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अब यहाँ पर सपोज़ कीजिए कि चिंटू जो है, चिंटू चला के बहुत ज़्यादा, चिंटू ने क्या करा, चिंटू ने ये 50 लाख रुपए ना करके 5 लाख रुपए अंकल जी को इसने डरा दिया, धमका दिया कि मेरे ऊपर तक जान पहचान है, मैं आपके घर के जो मेंबर्स हैं, आपके पोता पोती हैं, उनको मैं उठवा दूंगा। इनसे डरा धमका के साइन करवा लिए डीड पर कि आप मुझे सेल कर दो ये हाउस, मैं 5 लाख ही दूंगा। अब क्या होगा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पर बताता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या फिर नहीं होगा। अगर किसी को इन्फ्लुएंस करके, किसी के साथ फ्रॉड करके इस तरीके से अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वो वैलिड होगा या नहीं होगा, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है। इस केस में वैलिड नहीं होगा। अब एक दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं अंकल जी वाला ही। क्या होता है कि ये चिंटू जो है 50 लाख रुपए देने को तैयार है। क्या होता है कि ये जो घर है, ये अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, घर ही टूट जाता है। ओके, ये घर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब क्या होगा, अब तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, अभी पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, अभी अंकल जी ही रहते हैं, पूरा एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ है कंप्लीट। तो उस केस में क्या होगा, जब इम्पॉसिबल ही हो गया अब तो घर ट्रांसफ़र करना। सो इन केस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी व्हाट विल हैपन, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। और क्या बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मान लीजिए कि चिंटू ने 50 में से 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज़ अंकल को ट्रांसफ़र कर दिए। ओके, अब क्या करते हैं अंकल जी मना कर देते हैं कि जी बेटा मैं तो अब नहीं ट्रांसफ़र कर रहा आपको घर। इन्होंने एग्रीमेंट भी साइन, दोनों के बीच में एग्रीमेंट भी हो गया, दोनों के सिग्नेचर भी हो गए। फिर अंकल जी मना कर देते हैं, अंकल को और कोई बढ़िया 50 लाख की जगह 60 लाख देने वाला आ जाता है। पर अंकल जी अब किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं घर, बिकॉज चिंटू के साथ ऑलरेडी इनका एग्रीमेंट हो चुका है। 10 लाख रुपये का बयाना भी, अर्नेस्ट मनी जिसको बोलते हैं, वो भी अंकल जी ने ले लिया है। तो यहाँ पर ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट का अंकल की साइड से, अंकल ने ब्रीच कर दिया। तो इन केस ऑफ ब्रीच, उल्लंघन अगर हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, तो वहाँ पर क्या होगा, वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सब्सटैंटिव लॉ है। वाई इट इज़ सब्सटैंटिव लॉ, सबसे पहले समझते हैं कि सब्सटैंटिव क्या होता है। लॉ को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन दी बेसिस कि वो राइट एंड ड्यूटीज़ बताते हैं, उनका इन्फोर्समेंट करते हैं। वेट अ सेकेंड, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो तो। अब आप रोड पे जा रहे हो, आपको रोड पे फ्रीली घूमने का हक है, कोई आपको आके बीच में रोक नहीं सकता है, रिस्ट्रेन नहीं कर सकता है आपके रास्ते को। तो जो ये राइट है आपका फ्रीली घूमने का रोड पे, ये कौन सा लॉ में दिया गया है? दिस इज़ गिवन अंडर IPC, जिसको अब हम BNS भी बोलते हैं। ओके, तो ये राइट आपका IPC में डिफाइन है। IPC इज सब्सटैंटिव लॉ बिकॉज वो आपका ये राइट डिफाइन करते हैं, बहुत सारे राइट डिफाइन करता है IPC। मैं एक का एग्जांपल ले रहा हूँ। एज सच ये राइट IPC में डायरेक्टली डिफाइन नहीं है, बट IPC पनिशमेंट बताता है कि अगर कोई आपका रास्ता रोकता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करता है रॉन्गफुली, तो उस केस में उसकी पनिशमेंट बताई हुई है। वैसे ही अगर कोई रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है, आपको कमरे में बंद कर देता है, उस केस में भी IPC पनिशमेंट बताता है। तो इससे ये इम्प्लाई होता है कि आपका कोई रास्ता नहीं रोक सकता है, अगर रोकेगा तो उसको पनिशमेंट होगी। तो एक तरीके से आपका राइट है फ्रीली घूमने का। और ऐसे ही IPC ड्यूटी भी डिफाइन करता है, बहुत सारी ड्यूटीज़ भी डिफाइन करता है, पुलिस ऑफिसर की भी, आपकी भी, जनरल पब्लिक की भी। इन केस मान लीजिए किसी को समन आता है कोर्ट से एंड वो समन को फॉलो नहीं करता है, उस केस में पनिशमेंट है, क्योंकि ड्यूटी थी जाने की कोर्ट में और वो नहीं गया तो पनिशमेंट मिलेगी। वैसे ही अगर कोर्ट का कोई समन आता है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, अगर डॉक्यूमेंट आपको कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो और आप नहीं करते हो, उस केस में भी आपकी ड्यूटी थी, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी फिर। तो बिकॉज IPC या फिर BNS राइट एंड ड्यूटी डिफाइन करता है, वो एक सब्सटैंटिव लॉ है। इसी तरीके से जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो इट इज़ अ स्पेशल ब्रांच ऑफ सब्सटैंटिव लॉ। स्पेशल ब्रांच कैसे है? बिकॉज यहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें राइट और ड्यूटीज़ तो पार्टीज खुद ही क्रिएट करती हैं, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड करता है सर्कमस्टांसेस कब वो राइट एंड ड्यूटीज़ बाइंडिंग होगी, बाध्य होगी सामने वाली पार्टी पर। पीछे जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, जो ये चिंटू है, चिंटू का अगर जो इनका नॉर्मली अगर हम एग्जांपल लें कि इनका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया, यहाँ पर वैलिड एग्रीमेंट इनका तैयार हो चुका है, तो यहाँ पर जो चिंटू है इसका क्या राइट बनता है? अब इस चिंटू
का जो राइट बनता है इस घर का बनता है। वहीं ये जो अंकल जी हैं इनका राइट बनता है 50 लाख रुपीज़ का। ओके, एंड उसी तरीके से अंकल जी की ड्यूटी बनती है कि वो चिंटू को ये घर का ट्रांसफ़र करें, और वही चिंटू की भी ड्यूटी बनती है कि वो 50 लाख रुपीज़ अंकल जी को ट्रांसफ़र करे, अगर इनका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वैलिड एग्रीमेंट हो गया तो यहाँ पर इन दोनों ने अपने आप ही राइट और ड्यूटीज़ बनाए थे कि मैं 50 दूंगा, आप घर दोगे। इन्होंने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट किया था, राइट और ड्यूटीज़ अपने डिफाइन किए थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बताएगा कि कब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, कब राइट एंड ड्यूटीज़ बाइंडिंग होंगे, या कब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा या फिर वैलिड नहीं होगा। अब लास्ट यहाँ पर छोटा सा डिस्कशन रह गया है कि कॉन्ट्रैक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपने ज़रूर अभी तक सुना होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी ओवरव्यू लिया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही पढ़ा है। प्रपोजल सुना होगा क्या है, एक्सेप्टेंस सुना होगा क्या है, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, या ये टर्म्स के बारे में सुना होगा। देखिए ये जो टर्म्स है आगे एक एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी होगी, या अभी आने वाली होगी। अगर आप लेट देख रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं वो वीडियोस, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। पर सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ कि सेक्शन 2A में प्रपोजल डिफाइन है, सेक्शन 2B में एक्सेप्टेंस डिफाइन है, एंड सेक्शन 2D में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कंसिडरेशन डिफाइन है। तो प्रपोजल क्या होता है? एक्स ने वाई को कहा कि क्या तुम मुझे अपना घर बेचोगे, दिस इज़ प्रपोजल। वाई ने एक्सेप्ट करा, वाई ने कहा हाँ मैं तुम्हें अपना घर बेचूंगा। तो यहाँ पर एक्स ने प्रपोजल किया एंड वाई ने उसका एक्सेप्टेंस किया। जब एक पार्टी प्रपोज करेगी और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी, जो ये बना उसको प्रॉमिस बोलेंगे। एंड अगर यहाँ पर हम कुछ अमाउंट ऐड कर दें या कुछ समथिंग इन रिटर्न ऐड कर दें, कंसिडरेशन ऐड कर दें, तो वो बन जाएगा एग्रीमेंट। अब एक्स कहता है मैं आपका वाई को मैं तुम्हारा घर 20 लाख में खरीदूंगा। वाई कहता है ठीक है मैं घर बेचने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर एक्स 20 लाख दे रहा है, वाई अपना घर दे रहा है। दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का सिंपल मतलब है समथिंग इन रिटर्न, कि एक्स 20 लाख देगा तो वाई क्या देगा? अपना घर देगा। तो जब प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन ऐड हो जाता है वो एग्रीमेंट बनता है। ओके, और जब एग्रीमेंट, अभी एग्रीमेंट है यहाँ पर, ये जो है एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट में अगर सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएं प्लस सेक्शन 10, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सेक्शन 10 क्या है? सेक्शन 10 वैसे तो डिटेल में डिस्कस करने वाला सेक्शन है, बट उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि एक्स और वाई माइनर नहीं होने चाहिए, मतलब ये 18 प्लस होने चाहिए, दोनों के दोनों की मेंटल कंडीशन सही होनी चाहिए, कोई भी इनसेन नहीं होना चाहिए, या यहाँ पर जो एग्रीमेंट हुआ है ये यहाँ पर फ्रॉड ना हुआ हो, या इन्फ्लुएंस ना किया हो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को एग्रीमेंट करने के लिए। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं काफ़ी सारी सेक्शन 10 में। अगर सेक्शन 10 भी फुलफिल हो जाता है तो वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, होप सो आपको एक आइडिया मिल गया होगा इनका। ये चार्ट याद रखिएगा क्योंकि आगे की वीडियोज़ में मैं काफ़ी यूज़ करने वाला हूँ इस चार्ट को। सो यहाँ पर ये वीडियो एंड होती है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हो तो। शेयर करो वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर जिसका जेन्युइन डाउट रहता है, मैं नेक्स्ट वीडियो के एंड में उसको समझा दूंगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।